रात के 1 बजे का समय था। शहर का सबसे पुराना और सुनसुना स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 13। पूरी जगह पे बस एक ही बल्ब जल रहा था, जो कभी कभी हल्की हल्की ब्लिंक करता, जैसे किसी ने जानबूझकर अंधेरा गहरा बनाया हो। मैं अकेला वहां खड़ा था। मेरे हाथ में एक छोटा बैग था और आंखों में नींद के बावजूद एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने क्लॉक टावर की तरफ देखा। घड़ी 1:05 AM दिखा रही थी। मेरे फोन में नेटवर्क भी चला गया था, जैसे ये स्टेशन दुनिया से कटा हुआ हो। तभी एक पुराना गार्ड मेरे पास आया। उसके पैर घिसते, जैसे वो कभी ट्रेन छोड़ चुका हो और वापस नहीं लौट पाया। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और धीरे से बोला, बेटा, प्लेटफॉर्म 13 से जो भी आखिरी ट्रेन पकड़ता है, उसका टिकट सिर्फ एक तरफ का होता है। कभी लौटकर मत आना। उसके मुंह से सर्दी की भाप निकल रही थी। आंखें लाल थीं और आवाज में डर बसा हुआ था। मुझे लगा बुढ़े ने दारू पी रखी है, इसलिए मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, बस घर जाना है, कोई भूत प्रीत नहीं पकड़ लेगा मुझे। उसने बस एक अजीब सी मुस्कुराहट दी और अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे हवा हो। मैंने पीछे देखा तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली, कोई गार्ड नहीं, कोई आवाज नहीं। तभी दूर से एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी, हल्की सी, जैसे पुराने जमाने के इंजन की, और धुआं छोड़ती एक काली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। मैंने टिकट चेक किया, सही टाइम, सही प्लेटफॉर्म। ट्रेन पर बड़ी सी पुरानी प्लेट लगी थी, आखिरी सवारी एक तरफा। मैंने सोचा डिजाइन ही होगा। ट्रेन का डब्बा खुला तो एक सर्दी भरी हवा चली। अंदर सिर्फ डिम लाइट थी। पुरानी लोहे की कुर्सियां थीं और कुछ पैसेंजर्स, लेकिन सबके चेहरे अंधेरे में चुप गए थे, जैसे कोई नहीं चाहता हो कि मैं उन्हें देखूं। मैंने एक सीट ले ली, बैग रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट गई और ट्रेन जंगलों से गुजरती गई। ट्रेन की चैन और पुराने लोहे का आवाज, चक चक चक, जैसे कोई लोहा गिर रहा हो बार बार। मेरे सामने एक बूढ़ी औरत थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले और आंखें बड़ी बड़ी, बिना पलके झपकाए मुझे देख रही थी। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, पर उसके होंठ हिल रहे थे। मैं ध्यान से सुना तो लगा वो कह रही है, ये ट्रेन कभी वापस नहीं जाती। मेरे हाथ से बोतल गिर गई और पानी सीट के नीचे बैठा चला गया। मैंने आसपास देखा, सब लोग चुपचाप बैठ के बाहर देख रहे थे। किसी का चेहरा पूरा नजर नहीं आ रहा था। तभी एक औरत की सीट से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, पर ट्रेन में कोई बच्चा था ही नहीं। मैंने सीट के नीचे झांक के देखा तो अंधेरा, पर एक पैर दिख गया, पर वो पैर सीधे सीट पर बैठी औरत का नहीं था। तभी ट्रेन एक जोर से झटके के साथ रुक गई। बाहर अंधेरा, एक जंगल, पूरे स्टेशन का नामो निशान नहीं। लोग एक एक करके उतरने लगे। बिना कुछ बोले वो जंगल में चलते जा रहे थे। बुढ़ी औरत ने मेरा हाथ पकड़ा, उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे। उसने कहा, अब तुम भी चलो, हम सबको साथ रहना होता है। मैंने हाथ छुड़ाकर दौड़ लगाई। डब्बे के दूसरे हिस्से में गया तो देखा एक आदमी पुरानी यूनिफॉर्म में खड़ा था, वही गार्ड, पर उसके कपड़े पुराने, फटे हुए और आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। उसने मुझे जोर से पकड़ के बोला, मैंने बोला था ना मत चढ़ना, अब लौट नहीं सकता। मैंने गुस्सा करके उसको धक्का दिया, पर हाथ उसके पार से गुजरा जैसे वो इंसान नहीं परछाई हो। ट्रेन में भागते भागते मुझे एक दूसरा डब्बा मिला, जहां सब पैसेंजर्स थे, पर सबके चेहरे काले और आंखें खाली। सब एक ही लाइन में कह रहे थे, तुम हमारे साथ चलोगे, ये तुम्हारा घर है अब। मैंने चिल्लाते हुए खिड़की तोड़ने की कोशिश की, पर वो ट्रेन का शीशा लोहे जैसा था, टूटता ही नहीं। तभी एक और जोर का झटका, ट्रेन रुक गई। मैंने देखा जंगल का बीच, और सब लोग उतर के पेड़ों के बीच खो गए। मैं भी डब्बे से उतरने लगा, पर तभी मुझे किसी ने पीठ से खींच लिया। वो गार्ड था, पर अब वो पूरी तरह भूत बन चुका था। आंखें पूरी सफेद, मुंह से बस एक लाइन, अगले साल फिर आएगा, याद रख। उसने मुझे धक्का दिया और मैं जंगल के बीच से भागते भागते एक पुरानी सीमा रेखा पार करके जब गिरा, तो खुद को वापस प्लेटफॉर्म 13 पर पाया। कोई ट्रेन नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, बस हवा में एक पुरानी घंटी गूंज रही थी। स्टेशन मास्टर की कुर्सी खाली थी, पर एक पुराना नोटिस बोर्ड पे लिखा था, आखिरी ट्रेन, एक बार, हमेशा के लिए। मैंने मुड़ के देखा, प्लेटफॉर्म पे मेरा टिकट पड़ा था। उस पे लिखा था, रिटर्न नॉट अवेलेबल।
अब भी लोग कहते हैं अगर रात के 1 बजे प्लेटफॉर्म 13 पे कोई आखिरी ट्रेन मिले तो मत चढ़ना, क्योंकि कोई नहीं जानता अगला सफ़र कितने जन्मों तक चलता रहेगा। शायद मैं दोबारा वापस चला जाऊं या फिर अगले साल आपका नंबर हो। मैं कौन हूं? ये सवाल हर सुबह मेरी जुबान पर होता है, जैसे किसी अंधेरे कमरे से कोई हल्की सी आवाज़ आए, जैसे कोई भूली हुई याद मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए और मैं समझ ही ना पाऊं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्यों जिंदा हूं। मैं रोज एक डायरी उठाता हूं। उसके पहले पन्ने पर लिखा होता है नाम राघव सिंह, उम्र 38 वर्ष, पेशा ट्रक ड्राइवर, स्थिति स्मृति लोप। हर दिन इसे पढ़ता हूं, फिर दोबारा लिखता हूं, वरना भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं। और अगर मैं भूल गया तो शायद दोबारा उसी रास्ते पर चला जाऊंगा जहां से मैं कभी लौटा ही नहीं। सब कुछ शुरू हुआ एक फोन कॉल से। रात के ठीक 12-17 बजे मेरा फोन बजा। एक अनजान नंबर। राघव जी, एक इमरजेंसी डिलीवरी है। पिकअप लखनऊ के आउटर से है, डिलीवरी आगरा के पास, डबल पेमेंट मिलेगा। मैं थोड़ी देर चुप रहा रात के इस वक्त, लेकिन फिर मैंने अपनी बेटी का चेहरा याद किया। आशी, वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थी, आईसीयू में। उसका आखिरी इलाज बाकी था और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा ठीक है, पर वो तो मायावी हाईवे है। भाई साहब, सब बातें लोगों की बनाई होती हैं। शॉर्टेस्ट रूट है, टाइम पे पहुंच जाएंगे। पैसे के सामने डर बहुत छोटा लग रहा था। मैंने हाँ कह दिया। रात के 1:30 बजे मैं अपने ट्रक के साथ NH66 की ओर बढ़ा। जैसे ही उस हाईवे पर चढ़ा, सारा माहौल बदल गया। रोड बिल्कुल सुनसान था। ना एक गाड़ी, ना एक आवाज, ना कोई स्ट्रीट लाइट। बस एक सड़ियल बोर्ड जिस पर लिखा था नेशनल हाईवे 66। 66 का एक नंबर आधा मिटा हुआ था, जैसे किसी ने जलाया हो। मैंने ध्यान नहीं दिया। ट्रक चलता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में अजीब चीजें होने लगीं। सबसे पहले जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। स्क्रीन ब्लैंक हो गई। फिर रेडियो अपने आप ऑन हो गया, बिना स्टेशन के, बस एक स्टैटिक आवाज। फिर एक धीमी सी लड़की की आवाज, तुमने ये रास्ता चुना है, अब लौटना तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैंने झटपट रेडियो बंद कर दिया। सोचा थकान की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। पर कुछ देर बाद मैंने महसूस किया मैं एक ही पेट्रोल पंप को दूसरी बार पार कर चुका हूं, बिना कोई मोड़ लिए। फिर एक बोर्ड आया, आगरा 120 किलोमीटर। थोड़ी दूर बाद वही बोर्ड फिर आया। कुछ तो गड़बड़ थी। तभी मेरी ट्रक की हेडलाइट में एक लड़की दिखी। सफेद सूट, गीले बाल, आंखों में काजल, जैसे किसी शादी से लौट रही हो। सड़क पे किनारे खड़ी थी। मैंने ब्रेक मारा। वो बिना कुछ बोले आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें भूलना आता है? मैंने हैरानी से कहा, क्या भूलना? जैसे लोग जन्मदिन भूल जाते हैं, किसी का नाम भूल जाते हैं, या फिर खुद को। मैं चुप रहा। फिर मैंने कहा, मुझे आगरा पहुंचना है, मेरी बेटी अस्पताल में है। वो मुस्कराई। कौन सी बेटी? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराकर उसकी ओर देखा। सीट खाली थी। ट्रक के अंदर सिर्फ मैं था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़ा, लेकिन अब हर कुछ मिनटों में वही बोर्ड आता, आगरा 124 किलोमीटर। हर मोड़ एक जैसा था। हर पेड़, हर बिजली का खंभा बिल्कुल वैसा ही, जैसे मैं किसी लूप में फंसा हूं। तभी ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद, हॉर्न काम नहीं कर रहा था, लाइट्स डिम हो गईं। मैं नीचे उतरा। चारों तरफ अंधेरा। आकाश में तारे नहीं थे, चांद भी नहीं। सड़क पर ट्रक की परछाई तक नहीं थी। फिर पीछे से वही लड़की की आवाज आई, अब तो शुरुआत हुई है राघव। मैंने पलट कर देखा। वो लड़की अब सूखे कपड़ों में थी, आंखें पूरी काली, बिना पुतलियों के, बिना सफेदी के, बस काली। उसने कहा, तुमने अपनी पहचान पीछे छोड़ दी है, अब तुम्हें भूलना होगा सब कुछ। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। वो बोली, कौन सी बेटी? मैं चुप हो गया, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आया। आशी कैसी दिखती थी, उसकी हंसी कैसी थी, उसकी उम्र क्या थी, मुझे याद नहीं आया। मैं फिर ट्रक में गया। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। इस बार ट्रक एक सुरंग में घुसा। एक लंबी अंधेरी सुरंग। दीवारों पर खून से लिखा था, वेलकम टू द फॉरगॉटन हाईवे। सुरंग के अंदर सिर्फ एक मिरर था। मैं नीचे उतरा, मिरर के पास गया। उस आईने में मैं ही नहीं था, बस ट्रक और वो लड़की। उसने कहा, अगर याद रखोगे तो दुख रहेगा, भूल जाओगे तो मुक्ति मिलेगी। उसके बाद सब अंधेरा हो गया। जब मुझे होश आया, मैं एक वृद्धाश्रम के पास था। कोई पहचान नहीं,
जेब में एक डायरी थी और उसमें सिर्फ एक लाइन, तुम्हें सब भूल जाना है वरना तुम फिर लौटोगे। अब मैं रोज ये डायरी लिखता हूँ, हर दिन। नाम राघव सिंह, पेशा ट्रक ड्राइवर। मैं मायावी हाईवे पर गया था, मैंने सब कुछ खो दिया। अब अगर मैं फिर से भूल गया तो मैं दोबारा उसी हाईवे पर चला जाऊंगा। अगर कभी तुमसे कोई कहे कि NH66 सबसे छोटा रास्ता है तो एक बार मेरी कहानी जरूर याद कर लेना। और अगर कभी एक लड़की सफेद सूट में लिफ्ट मांगे तो मना कर देना, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते तुम्हारी यादों को चुराकर तुम्हें मिटा देते। अगर कोई आपको कहे कि आपके दादा दादी की मौत हो चुकी है, लेकिन अगले ही दिन वो आपके सामने जिंदा खड़े हो, तो क्या आप उन पर भरोसा करेंगे? अगर हां, तो फिर कहानी का अंत आपकी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से होगा। ये कहानी है मुझसे जुड़ी। मेरा नाम राघव है, एक साधारण सा लड़का जो शहर में पढ़ाई करता था। जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाह थी और अपने काम में इतना व्यस्त था कि पिछली बार दादा दादी से मिले हुए 4 साल से ऊपर हो गया था। फोन पर कभी कभी बात होती थी, लेकिन वो भी बस कैसे हो या पढ़ाई ठीक चल रही है तक। मेरे दादा गांव के सबसे पुराने घर में रहते थे, वो घर जो 70 साल पहले बना था, जब बिजली भी ठीक से नहीं पहुंची थी उस इलाके में। वो कच्चा पक्का मकान जिसके चारों तरफ पेड़ों की दीवार थी और जहां रात को जाने की हिम्मत गांव के लोग भी नहीं करते थे। वहां के बारे में कहानियां भी थी, किसी पुराने अभिशाप की, किसी छिपे हुए दरवाजे की। लेकिन इन सब बातों पर आजकल कौन यकीन करता है। एक दिन सुबह के 8 बजे मेरे फोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आया। पुलिस थी। उन्होंने कहा, आपके दादा और दादी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। गांव के लोगों ने गंध के कारण पुलिस को खबर दी। मैं कुछ बोल नहीं पाया, सांस जैसे रुक गई। उसी शाम मैं गांव के लिए रवाना हो गया। वो सफर अजीब था, जैसे हर मोड़ पर कुछ देख रहा हो मुझे। रास्ते में मेरी बस बार बार रुक रही थी, ड्राइवर बार बार पीछे देखता था, जैसे कोई पीछे बैठा हो। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। गांव में घुसते ही एक भारी सी खामोशी ने मेरा स्वागत किया। कोई बाहर नहीं था। हवा में एक सडांत सी थी, ना मिट्टी की ना जानवर की, कुछ अलग, जैसे सड़ी हुई चमड़ी की। घर तक पहुंचते पहुंचते मैं कांपने लगा था, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, वो अपने आप खुल गया। घर के अंदर अंधेरा था, लेकिन सामान साफ था, जैसे किसी ने हाल ही में साफ सफाई की हो। पुराने झूले पर कपड़े नीकली रखे हुए थे और रसोई से ताजे खाने की खुशबू आ रही थी। मगर वो कैसे संभव था? तभी एक आवाज आई, राघव, तू आ गया। मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा, दादा दादी खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनका चेहरा एकदम अलग था। मुस्कान के पीछे ठंडापन था, आंखों में चमक नहीं, परछाई थी। उनके कपड़े कीचड़ में सने थे और उनके पैरों के नीचे कोई छाया नहीं थी। मैं डर गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। दादी ने कहा, थक गया होगा, खाना खा ले। उन्होंने वही बेसन की रोटी बनाई थी जो मैं बचपन में खाया करता था, मगर जब मैंने एक टुकड़ा मुंह में डाला, उसमें मांस का अजीब स्वाद था। वो बेसन नहीं था। रात को मैंने अपने कमरे में ताला लगाकर सोने की कोशिश की, मगर नींद कहा। रात के 2:30 बज चुके थे। अचानक दरवाजे के नीचे से किसी ने उंगलियां डाली। उंगलियां लंबी, काली और नुकीली थीं। मैंने डर के मारे सांस रोक ली। आवाज आई, राघव, दरवाजा क्यों बंद है? हमसे डरता है क्या? सुबह जब उठा तो आंगन में ताजा खून पड़ा था। ताजा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने गांव के प्रधान से संपर्क किया। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे दादा दादी की लाश हमने खुद देखी थी, वो जल भी चुकी थी। तू जिससे मिल रहा है वो इंसान नहीं। मैं समझ गया, मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा खेल हो रहा है। उस रात मैंने घर के हर कोने में कैमरे छिपा दिए, और जो रिकॉर्ड हुआ उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। दादा दादी रात को इंसान नहीं रहते थे। उनका चेहरा झड़ता था, चमड़ी उतरती थी और नीचे से निकलते थे 2 भयानक प्राणी। उन्होंने इंसानी चमड़ी को पहन रखा था। और फिर मैंने एक अजीब बात देखी। उनके पास एक पुरानी किताब थी, खून से लिखी हुई। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, स्किन वॉकर, एक ऐसी आत्मा जो मृत शरीर में समा जाती है और इंसानों की नकल करती है, लेकिन सिर्फ एक समय तक। अगर उस शरीर में कोई खून का रिश्ता आ जाए तो वो स्थायी बन जाती है। यानी वो अब मुझे अपना अगला शरीर बनाना चाहते थे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन वो हर जगह थे। दादा की आंखें अंधेरे में चमकती थीं, दादी दीवारों से सरक कर चलती थीं।
मैंने पूजा वाले कमरे की ओर दौड़ लगाई। वहां मुझे मिला वो ताबीज जो बचपन में दादा ने कभी छुपाया था। जैसे ही मैंने वो ताबीज निकाला, घर की दीवारें कांपने लगीं। दादा दादी ने चीखना शुरू किया। उनकी चमड़ी झड़ने लगी, असली रूप निकलने लगा। एक काले रंग का जानवर जैसा प्राणी जिसके मुंह से इंसानों की आवाजें आ रही थीं। मैंने ताबीज उनके ऊपर फेंका। एक जोरदार धमाका हुआ और सब शांत हो गया। जब मुझे होश आया, मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया, आप यहां अकेले आए थे। किसी बूढ़े ने आपको दरवाजे पर छोड़ा और गायब हो गया। अब 2 साल बीत चुके हैं। मैं शहर वापस आ गया, लेकिन कभी कभी रात को 2:33 पर दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई नहीं होता, लेकिन फर्श पर गीले कीचड़ सने पैर के निशान जरूर होते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते और कुछ रिश्ते मरने के बाद भी इंसानी चमड़ी ओढ़कर लौट आते हैं। अगर आप यह कहानी रात को अकेले सुन रहे थे, तो अब पक्का कर लें, कमरे में सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि शायद कोई और भी सुन रहा था। कभी सोचा है, कोई जगह कितनी भी वीरान क्यों ना हो, वहां किसी की नजर अब भी तुम पर टिकी हो सकती है? सर्दियों की ठंडी हवा में सांस से निकलता धुआं सा भाप बन रहा था जब मैं उस पुराने कस्बे के किनारे पहुंचा। सड़क सुनसान थी, ना कोई दुकान, ना कोई आदमी, बस टूटी हुई दीवारें और जंग लगे बोर्ड जो हवा में चरमराते थे। मुझे यहां आने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दिल के किसी कोने में ये जगह हमेशा से खटकती रही थी। बचपन में सुना था कि शहर से बाहर रेलवे ट्रैक के पास एक पुराना कल्याण मिल कंपाउंड है, जहां सालों से कोई नहीं गया। लोग कहते थे कि वहां सिर्फ इमारतें नहीं, कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो तुम्हें देखने लगता है जैसे ही तुम उस जमीन पर कदम रखते हो। मैंने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ कदम आगे बढ़ाए। गेट पूरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन जंग में फंसा ताला अब भी झूल रहा था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर खोला ही ना हो। अंदर घुसते ही अजीब सा सन्नाटा मुझे घेरने लगा, इतना गहरा कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगी। टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा जैसे किसी जानवर के मरने के बाद बची रह जाती है। मैंने कैमरे का बटन दबाया। स्क्रीन पर नाइट मोड में सब दिखने लगा। दीवारों पर पुराने पोस्टर जिनके चेहरे अब धुंधले हो चुके थे, और फर्श पर बिखरे फाइलों के ढेर। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मेरी टॉर्च एक पल को झपकी और सामने गलियारे के अंत में मुझे लगा जैसे कोई खड़ा हो। मैं रुका, सांस रोकी और ध्यान से देखा। वो बस एक टूटा हुआ खंबा था, लेकिन दिल की धड़कन पहले से तेज हो चुकी थी। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, गलियारे के हर मोड़ पर लगता कोई मेरी पीठ के पीछे चल रहा है। आवाज बहुत धीमी, जैसे कपड़ों की सरसराहट, और जब मैं पलटकर देखता, कुछ भी नहीं। मैं अब एक बड़े हॉल में था। शायद कभी यहां मशीनें लगी होंगी, लेकिन अब सिर्फ टूटी बेल्ट्स और लोहे के ढांचे पड़े थे। छत से पानी टपक रहा था और हर बूंद के गिरने के साथ पूरे हॉल में गूंज होती थी। मैंने कैमरा उठाया, एक शॉट लिया और स्क्रीन पर मैंने पलक झपकाई। स्क्रीन देखी, गायब। शायद कैमरा गड़बड़ कर रहा है। मैंने खुद को मनाया, लेकिन हाथ हल्का हल्का कांप रहा था। तभी अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। मैं पलटा। दरवाजा जंग लगा था, हवा से ऐसे नहीं बंद हो सकता था। टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर गई और उसी समय दरवाजे के नीचे की छोटी सी दरार में 2 उंगलियां अंदर की तरफ सरकती हुई दिखी। वो इंसानी उंगलियां थीं, लेकिन काली सड़ी हुई, जैसे महीनों से मरी हुई लाश की हों। मैं जड़ हो गया। उंगलियां धीरे धीरे पीछे खिसक गईं और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, आओ। मैंने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उस पुराने हॉल की हवा अचानक बहुत भारी हो गई थी, जैसे किसी ने अदृश्य चादर मेरे चारों ओर कस दी हो। टॉर्च की रोशनी अब भी कांप रही थी और मेरा कैमरा अचानक से फ्रीज होने लगा। स्क्रीन पर बस काले सफेद बिंदु और अजीब अजीब लाइंस। मैंने कैमरे को बंद किया और फिर चालू किया, लेकिन जैसे ही स्क्रीन साफ हुई, वो सफेद सा झुका हुआ साया अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई शक्ल नहीं थी, बस धुंध, और आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे। मेरी सांस रुक गई। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। तभी उसने अपना सिर धीरे धीरे उठाया और उसी पल पूरे हॉल में लोहे के घिसकने की आवाज गूंज उठी, जैसे कोई भारी मशीन चल पड़ी हो। मैंने टॉर्च ऊपर घुमाई
छत पर जंग लगी पंखियां तेजी से घूम रही थी, जबकि यहां बिजली का कोई कनेक्शन ही नहीं था। साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे उल्टा चलते हुए भी उसका शरीर मेरी तरफ ही मुड़ा हो। मैंने मौका देख भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे में पहुंचते ही देखा, जहां से मैं आया था वो रास्ता अब गायब है। वहां बस एक मोटी दीवार खड़ी थी, जिस पर लाल रंग से लिखा था, तुम अंदर आ गए हो, अब बाहर नहीं जाओगे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि कानों में आवाज गूंजने लगी। मैं गलियारे में इधर उधर रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन हर मोड़ पर वही टूटी खिड़कियां, वही अंधेरा, वही सड़ी हुई गंध। तभी दूर से एक बच्ची की हंसी सुनाई दी, धीमी लेकिन इतनी साफ कि लगता वो मेरे कान के ठीक पास है। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई। अंधेरे के बीच एक छोटी सी परछाई खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन उसके कंधे हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वो रो रही हो या हंस रही हो। मैं धीरे धीरे करीब गया और तभी उसने अपनी गर्दन एक असंभव कोण पर घुमाकर मुझे देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना पुतलियों के, और उसके होंठ फटे हुए लेकिन मुस्कुरा रहे थे। बिना कुछ कहे उसने अपनी उंगली होठों पर रखी, जैसे कह रही हो, चुप। उसी पल पूरे कंपाउंड में भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी, एक नहीं कई सारे, जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने उस बच्ची से नजर हटाई और पीछे मुड़कर देखा। वो भारी कदमों की आवाज अब बिल्कुल पास थी। अंधेरे से कई परछाइयां बाहर आ रही थीं, सब एक जैसी, बिना चेहरे, बस काली धुंध में लिपटे हुए, और उनके हाथों में जंग लगे औजार। मैं पीछे हटते हटते फिर उसी हॉल में आ गया, लेकिन इस बार हॉल वैसा नहीं था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, जो अपनी जगह से हिल रहे थे, जैसे जिंदा हों। बीच में वही बच्ची खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसके बाल जमीन तक फैले हुए सांपों की तरह रेंग रहे थे। उसने अपनी ठंडी खुरदरी आवाज में कहा, तुम अब हमारे हो गए। अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन पिघलने लगी। मैंने चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श किसी दलदल की तरह मुझे अंदर खींच रहा था। मेरी टॉर्च गिर गई और अंधेरे में बस उन परछाइयों की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। यहीं रह जाओ, हमेशा के लिए। मैंने आखिरी बार ऊपर देखा। वो बच्ची मेरे ऊपर झुककर देख रही थी। उसका चेहरा इतना करीब कि मैं उसकी ठंडी सांस महसूस कर सकता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाहर का रास्ता कभी था ही नहीं। और अगले ही पल मैं पूरी तरह अंधेरे में समा गया। आज तक किसी ने उस जगह के बारे में कुछ नहीं सुना। कहते हैं, जो भी उस छोड़े हुए गांव के खंडहर में जाता है, उसकी वापसी की कोई कहानी नहीं होती। बस रात को दूर से बच्चों की हंसी और लोहे के घिसटने की। बारिश का मौसम था। पहाड़ियों के बीच एक पुरानी सी बस धुएं उड़ाती हुई चढ़ाई कर रही थी। खिड़की पर पानी की बूंदें लगातार गिर रही थी, लेकिन अयान की नजरें कहीं और थीं, शायद अतीत में। उसकी आंखों के नीचे थकान थी, चेहरे पर वीरानी, और हाथों में एक छोटी सी पीतल की घंटी। उसके फोन की स्क्रीन पर एक छोटा सा मैसेज था, दादी नहीं रही, घर आ जाओ। उसने गहरी सांस ली। 10 साल बाद वो घर लौट रहा था, वही घर जहां उसका बचपन था, और शायद कुछ ऐसा भी था जिससे वो भाग रहा था। बस एक कच्चे रास्ते पर रुकती है। अयान उतरता है। दूर कहीं नीचे एक अकेला पुराना बंगले जैसा घर नजर आता है। चारों तरफ पेड़, कोहरा और खामोशी, जैसे समय यहां रुक गया हो। दरवाजा जोर से चरमराता है। अंदर घुप अंधेरा, हवा में नमी, लोबान और किसी बीते वक्त की गंध मिली हुई है। दीवारों पर पुराने फोटो, लकड़ी की पुरानी अलमारी, और मंदिर के पास लटकी वही घंटी, बिल्कुल वैसी जैसी वो अपने साथ लाया था। वो चुपचाप अंदर आता है। दिया धीमे धीमे टिमटिमा रहा है। सामने दादी की फोटो रखी है। माफ करना दादी, मैं देर से आया। उसकी आवाज रुंधी हुई थी। तभी पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है, बच्चों जैसी मगर कुछ अजीब। अयान पलटकर देखता है, कोई नहीं। रात गहराने लगी थी। अयान अपने पुराने कमरे में चला गया। सब कुछ वैसे ही था जैसा उसने छोड़ा था। बिस्तर, खिड़की, मेज। उसने पीतल की घंटी मेज पर रख दी और बिस्तर पर लेट गया। बारिश अब तेज हो गई थी। आंखें बंद थीं, लेकिन नींद नहीं थी। एक याद तैरती है, दादी की आवाज, बेटा अगर कभी आधी रात को अकेली घंटी बजे तो उसके पीछे मत जाना। चाहे कोई कितनी भी परिचित आवाज में पुकारे, मत जाना, क्योंकि हर आवाज इंसानी नहीं होती।
अयान की आंखें खुल जाती हैं। रात के ठीक 12 बजे थे और फिर वो आवाज, पीतल की घंटी, दूर से आती हुई। मगर उसका घंटा तो मेज पर पड़ा है। और फिर एक धीमी फुसफुसाती आवाज, अयान बेटा। दादी की आवाज, वही नरमी, वही अपनापन। लेकिन कुछ और भी था, जैसे कोई उस आवाज को खींच रहा हो। वो उठता है, बगैर चप्पल के घर से बाहर निकल जाता है, जंगल की तरफ बढ़ता है। घंटियों की आवाज और तेज हो रही है। अब उसमें दर्द है, एक पुकार, दादी। अयान डर और उम्मीद के बीच लड़खड़ाता है। अचानक सामने एक सफेद साया खड़ा है, पीठ उसकी ओर है, लहराती सफेद साड़ी, ठंडी हवा में कांपता हुआ शरीर। वो पास जाता है, दादी। साया धीरे धीरे मुड़ता है, चेहरा जैसे गल चुका हो। आंखें नहीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे, होंठों से खून रिस रहा था। अयान चीखना चाहता है पर आवाज नहीं निकलती। वो एक कदम पीछे हटता है और तभी वो साया एक असहनीय चीख के साथ गायब हो जाता है। अगली सुबह अयान घर के बरामदे में होश में आता है, पैरों पर कीचड़, हाथ में खरोंचे। वो दौड़ता है अंदर, घंटी गायब है। फोन बजता है, चाय, बचपन की दोस्त की कॉल। तुम वापस आ गए, उसकी आवाज में चिंता है। मैंने कल रात तुम्हारे कमरे की लाइट देखी थी, कुछ अजीब हुआ। चाय, एक आवाज ने मुझे बाहर बुलाया। घंटी की आवाज के पीछे तो नहीं गए ना? चुप्पी, गया। अयान, दोबारा कभी मत जाना, वो घंटी तुम्हारी नहीं है। वो दोनों मिलते हैं पुराने मंदिर के खंडरों में। चाय बताती है, जब तुम्हारे मम्मी पापा की मौत हुई थी, तुम्हारी दादी ने तुम्हें बचाया था। वो जानती थीं कि कुछ है इस गांव में जो आवाजों के पीछे छिपा है। हर रात वो घंटी बजती थी, लेकिन दादी उसे रोक लेती थी। अब वो नहीं रही। कौन है वो? एक औरत जिसका बच्चा खो गया था, और तब से वो हर रात उस बच्चे को ढूंढती है, किसी भी आवाज में, किसी भी शक्ल में आ जाती है। जो उसके पीछे जाता है वापस नहीं आता। उस रात फिर घंटी बजती है। इस बार अयान अपनी माँ की आवाज सुनता है, बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो हिल जाता है, उसके अंदर एक टूट चुकी चाह जागती है। फिर से माँ की गोद, फिर से दादी की कहानी। मैं आ रहा हूं, उसके होंठ खुद ब खुद बोल उठते हैं। जंगल के उसी रास्ते पर जाता है। पेड़ों के बीच उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो जमीन खोदता है। एक बच्ची का कंकाल, उसकी रगों में बर्फ सी ठंडक उतरती है। तभी वही साया, इस बार पास, बहुत पास। अयान कांपते हुए उस कंकाल को उठाता है और चुपचाप जमीन पर रखता है। एक दिया जलाता है, चुपचाप उस बच्ची की चिता बनाता है। आग जलती है। उस रात का जंगल जलता नहीं, शांत होता है। साया जोर से चीखता है, एक माँ की चीख, अधूरी आत्मा की पुकार। फिर हवा में घुलती हुई वो आवाज गायब हो जाती है। सुबह अयान घर लौटता है। घंटी फिर से उसकी मेज पर रखी है। वो उसे उठाता है और मंदिर में जाकर रख देता है। फिर खुद एक बार धीमे से घंटी बजाता है, शुद्ध, साफ, ना डरावनी। एक मुक्ति की आवाज। घर के कोने से एक धीमी हंसी आती है, इस बार डरावनी नहीं, बल्कि सुकून देने वाली। अयान की आंखें बंद हो जाती हैं। अगर कोई कहे कि तुम्हारा नाम लेकर कोई तुम्हें बुला रहा है, तो कभी पलट कर मत देखना, क्योंकि पलटते ही तुम देख पाओगे छलावा। उत्तर प्रदेश की तराई में एक गांव था, रतनपुर। हरे खेत, पीपल के पेड़, कच्चे घर और मिट्टी की सौंधी खुशबू। लेकिन हर पूर्णिमा की रात गांव की गलियां सूनी हो जाती थीं। लोग अपने दरवाजे पर नीम की पत्तियां लटका देते थे और दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के बाहर एक सुनसान इलाका था, जिसे लोग सूना पार कहते थे। वहां एक टूटी हवेली खड़ी थी, जिसके चारों ओर उगी कंटीली झाड़ियां और सूखे गों की गंध हवा में घुली रहती थी। गांव वाले कहते थे, वहां एक छलावा रहता है। छलावा एक ऐसा साया जो इंसान की शक्ल लेकर उसका नाम लेकर बुलाता है। अगर कोई उसकी आवाज सुनकर पलट जाए, तो छलावा उसकी परछाई छीन लेता है और इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। ये किस्सा शुरू होता है 1967 की एक ठंडी रात से। गांव में एक औरत थी, सरिता। उसके पति खेतों में काम करते थे और सरिता रात को भी पानी भरने तालाब तक जाया करती थी। एक रात जब वो पानी लेने गई, उसने किसी को अपना नाम लेकर पुकारते सुना, सरिता, इधर आ। उसने मुड़कर देखा तो वहां उसका पति खड़ा था। उसने कहा, इतनी रात को क्यों आई? चलो घर चले।
सरिता ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। जब वो हवेली के पास पहुंचे, सरिता ने देखा उसका पति तो घर पर खाट पर सो रहा था। तभी पीछे से वही आवाज आई, अब तू मेरी है। उस रात गांव वालों ने हवेली के पास सरिता की चीखें सुनी, लेकिन जब लोग दौड़कर पहुंचे, वहां सिर्फ सरिता की चूड़ियां और उसकी परछाई थी जो जमीन पर पड़ी हिल रही थी। पर सरिता कहीं नहीं थी। आज भी गांव में कहा जाता है कि छलावा सरिता की शक्ल लेकर लोगों को बुलाता है। हर पूर्णिमा की रात हवेली के पास से गुजरने वाले लोग सुनते हैं, बाबूजी, अम्मा, सुनो। और अगर किसी ने मुड़कर देख लिया तो उसकी परछाई वहां छोड़ देता है छलावा, और इंसान लौटकर घर जाता है। लेकिन अब वो इंसान नहीं होता। एक बार गांव का लड़का गोविंद अपने दोस्तों के साथ बहादुरी दिखाने हवेली गया। रात का समय था। पीपल के पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज और ठंडी हवा में बसी सड़ांध। गोविंद ने हंसते हुए कहा, कहाँ है छलावा? अगर है तो सामने आ। तभी किसी ने धीमे से कहा, गोविंद। गोविंद ने चौंक कर देखा। सामने उसका छोटा भाई खड़ा था। उसने कहा, भैया घर चलो। गोविंद ने हंसते हुए कहा, तू यहां कैसे आ गया? उसका भाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान खिंचते खिंचते उसके कानों तक पहुंच गई और उसकी आंखों से काला पानी बहने लगा। उसने कहा, मैं तेरा भाई नहीं हूं, मैं छलावा हूं। गोविंद ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम भारी होने लगे। उसकी परछाई उससे आगे चल रही थी। वो गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने उसकी परछाई खड़ी होकर हंस रही थी। आज भी रतनपुर के लोग कहते हैं, छलावा आवाज से नहीं आता, वो शक्ल लेकर आता है। अगर कोई हवेली के पास अपने किसी अपने की आवाज सुने तो कभी पलटना मत, क्योंकि छलावा का नाम लेने वाला उसका शिकार बन जाता है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो किसी पूर्णिमा की रात रतनपुर की हवेली के पास जाकर अपने नाम से खुद को पुकार कर देखना। शायद कोई जवाब दे या कोई तुम्हारी परछाई लेकर चला जाए और अगले दिन गांव वाले तुम्हें देखें, पर वो तुम नहीं रहो। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ, लेकिन तब तक क्या तुम अपनी परछाई की रक्षा कर पाओगे? जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए बदल देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है अली रिजवी की, जो लखनऊ के पुराने मोहल्ले चौक में अपने दोस्तों समीर और तनु के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। तीनों का इरादा था कि पुरानी भूली बिसरी जगहों पर एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री शूट की जाए। एक चाय वाले ने उन्हें रहमानी हवेली के बारे में बताया, एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं रहता, पर कुछ है जरूर। कहते हैं वहां एक जिन रहता है, शहर का जिन, जो सुबह के पहले पहर में जागता है। रात के 3 से 5 बजे के बीच अगर कोई उस हवेली में घुस जाए तो कभी वापस इंसान नहीं रहता। अली ने उस बात को मजाक समझा, पर कुछ था जो उसे हवेली की तरफ खींच रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बुला रही हो। रात के 2:45 बजे थे जब तीनों हवेली के सामने पहुंचे। दरवाजे पर ताला नहीं था और सबसे हैरानी की बात, वो खुला था, जैसे किसी ने उनके लिए खोला हो। अंदर कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। एक अजीब सी गर्मी थी, हवा थम चुकी थी और मिट्टी, पुराने कपड़ों और इत्र की मिलीजुली। इन्होंने कैमरा ऑन किया और शूट करना शुरू किया। हवेली की तीसरी मंजिल पर एक बड़ा कमरा था जिसमें एक पुराना आईना था। समीर ने जब कैमरा उसके सामने रखा तो स्क्रीन पर सिर्फ अली और तनु दिख रहे थे। समीर का कोई नामो निशान नहीं था। हर एंगल से चेक किया, पर समीर कैमरे में था ही नहीं। इसी बीच एक तेज आवाज हुई। हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। फिर एक हल्की मगर साफ आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया। सबके चेहरों से रंग उड़ गया। अली ने घड़ी देखी, 3:11 AM। नीचे से सीढ़ियों पर किसी के आने की आवाज आई, लेकिन पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे कोई हवा में तैरता हुआ ऊपर आ रहा हो। तनु एक कोने में छुप गई। समीर कुछ समझ नहीं पा रहा था और अली जैसे किसी ट्रांस में चला गया था, जैसे उसकी आंखों के सामने कोई और ही दुनिया हो। तनु रोती जा रही थी। तभी आईने में एक शक्ल दिखाई दी। काली रोशनी से गिरा, लंबा साया, लाल आंखें, जली हुई सी टोपी और एक झुलसा हुआ चेहरा। वो जिन था। जिन ने रूप बदला और तनु जैसा दिखने लगा। समीर के सामने आई और कहा, समीर
तुम जानते हो ना मैं तुमसे प्यार करती हूं। समीर ने उसका हाथ पकड़ा, बिल्कुल ठंडा जैसे पत्थर। उसने हाथ छोड़ा और समझ गया कि यह असली तनु नहीं है। तू कौन है? चिल्लाते हुए समीर पीछे हटा। उसी वक्त जिन ने अपना असली रूप दिखाया, जला हुआ चेहरा, निकले हुए दांत, आंखों में आग। उसने समीर को हवा में उठाया और दीवार पर दे मारा। समीर बेजान हो गया। अली और असली तनु अब भाग रहे थे, हर रास्ता वापस उसी कमरे में लाकर छोड़ता जहां आईना था। तनु ने कहा, यह भूल भुलैया है। जिन की भूल भुलैया? अली ने कहा, एक ही रास्ता है, उस आईने को तोड़ दो। तनु ने कैमरा उठाया और आईने पर दे मारा। आईना टूट गया। उसके टूटने की आवाज के साथ एक तेज चीख गूंजी, जैसे 100 लोग एक साथ चिल्ला उठे। अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तब सिर्फ अली बचा था। तनु गायब थी। अली ने घड़ी देखी, 4:55। बस 5 मिनट और फिर सुबह हो जाएगी, उसने सोचा। हवेली अब और भी ज्यादा जीवित लग रही थी। दीवारों से खून बह रहा था, फर्श से हाथ निकल रहे थे। तब अली को कुरान की एक आयत याद आई जो उसकी दादी पढ़ती थी। आऊज़ु बिल्लाहि मीन अश-शैतानिर रजीम। उसने जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। एक रोशनी चमकी और जिन्न चीखते हुए उस रोशनी में जल गया। घड़ी 5:01 AM हो गई। हवेली शांत हो गई। एक हफ्ते बाद अली लखनऊ छोड़कर चला गया। समीर और तनु का कोई पता नहीं चला। हवेली फिर से वैसी ही खाली हो गई। लोग कहते हैं अगर आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच रहमानी हवेली के पास से गुजरे तो एक आवाज सुनाई देती है, तुमने मुझे फिर से जगा दिया। कहते हैं अब शहर का जिन्न कभी नहीं सोता।